भीमगौरा नाम का एक गांव था। गांव के लोग छोटे मोटे व्यापार करके अपना घर चलाया करते थे। कोई छोटी छोटी टोकरी बनाकर बेचा करता तो कोई छोटी छोटी चटाई। एक तुम ही हो गयापाल जो पूरे गांव में अमीर हो। जब भी कहीं ब्याह या कोई भी कार्यक्रम होता है तो तुम्हारी बनाई मेहंदी तो बिकती ही है। क्या राम दुलार भाई, क्यों मेरे अच्छे कामों पर अपनी नजर लगा रहे हो? तुम भी मेहनत और लगन से काम करो, तुम्हारा भी चने का व्यापार चल जाएगा। अरे गयापाल भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम हो ही परपंची। जब तक दूसरे के घरों में ताक झाक ना कर लो ना, तब तक तुम्हारे पेट का खाना हजम नहीं होता। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुमसे दोबारा आकर मिलूंगा। राम दुलार वहाँ से चिढ़कर चला गया और जाकर गांव के चौराहे पर समय बर्बाद करने लगा। उतने में ही वहाँ से बाजार से रेणुका आई, जिसे देखकर राम दुलार उससे पूछने लगा। अरे रेणुका, बाजार से क्या लेकर आ रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बाजार से समोसा लेकर आ रही हूँ, लो एक तुम भी खा लो। तभी मैं सोचूं कि मुझे जानी पहचानी खुशबू क्यों आ रही है। समोसे के पीछे जरूर कोई खास बात होगी। अब खास बात तो नहीं है, इसीलिए मैंने बस 4 ही समोसा लिए और एक तुम्हें दे दिया। तुम किसी से कहना मत। मैं किसी से नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम दुलार अपने हरकतों से बाज नहीं आया। रेणुका के समोसे वाली खबर उसने सभी को बता दी। रेणुका के घर पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। मैंने सुना तुम अपने घर में समोसे लेकर आई हो, हमें नहीं दोगी? अकेले हजम नहीं होगा। हाँ हाँ, तुम भी ले लो। अब मेरे पास केवल 2 ही बचे हैं। तब तक रेणुका के पास एक बच्चा आ गया। रेणुका दीदी, मुझे भी समोसा दीजिए ना। ये लो, ठूस लो। राम दुलार इतना परपंची था कि किसी के भी घर में कुछ भी हो, वो रहस्य पूरे गांव के लोगों में पहुंचा दिया करता था। इसी के चलते गांव वालों ने सरपंच को बुलाया। सही कहा है गांव वालों ने, तुम हमेशा ऐसी हरकत करते हो। तुम्हारे प्रपंची स्वभाव की वजह से लोगों को कितनी तकलीफें हुई हैं। कोई सुख की रोटी खा ही नहीं पाता है। मेरी कोई गलती नहीं है सरपंच जी, मैं तो बस सबसे यूं ही बातें किया करता हूँ। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से ये हाल हो जाएगा। उस दिन तुमने एक ब्याह में बैठकर इतना प्रपंच किया कि दूल्हे का फूफा अब भी नाराज है। मैं कुछ समझा नहीं। दूल्हे के फूफा का मुंह अब तक फुला हुआ है क्योंकि राम दुलार उन्हें जाकर कहने लगा कि अब तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। नया दूल्हा आ गया है, अब ये तुम्हें पानी भी नहीं देंगे। फिर क्या था, फूफा आज भी मुंह फुलाए बैठा हुआ है। बस मैंने निर्णय ले लिया है। राम दुलार को गांव के बाहर पूरे 1 साल तक रहना होगा। अपनी आदतें सुधार कर आना होगा। अगर 1 साल में अपनी आदतें वो नहीं सुधार पाया तो उसे इस गांव में आने नहीं दिया जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा? हे भगवान! अपने परपंची हाल के बदले वो रास्ते पर आ गया। तभी उसे गयापाल कुछ गाय और कुछ बच्चों के साथ नजर आया। अरे गयापाल भाई, आज फिर चराने ले जा रहे हो अपने पशुओं को? क्या बात है, बड़े हिष्ट पुष्ट गायें हैं तुम्हारी। तुम अब तक बाज नहीं आए ना? सरपंच साहब ने तुम्हें सजा भी सुना दी तब भी, और मेरे पशुओं को नजर मत लगाओ। कैसा चल रहा है तुम्हारा मेहंदी का कारोबार? मैंने भी सोचा है कि मैं भी अब से मेहंदी बनाऊंगा। वो सारे गुण मुझ में भी हैं, लेकिन हम एक ही गांव के हैं, इसी वजह से मैंने ये काम शुरू नहीं किया। हाँ तो कोई बात नहीं, अब कर लो। भला गांव के बाहर आकर तुमसे मेहंदी लेगा कौन? राम दुलार संकोच में पड़ चुका था और खुद मेहंदी के व्यापार करने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। दूसरे गांव में जाकर कभी किसी के घर में काम कर लिया करता। मैं कितना भी काम कर लूं, मेहंदी बनाने का सामान मेरे पास जमा हो ही नहीं रहा। पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मैंने पेट भर खाना भी नहीं खाया। कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं खुद ही मेहंदी बन जाऊंगा। राम दुलार अकेलेपन की वजह से बेहद परेशान हो चुका था, इसलिए उसने एक गाय पाल ली और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करता। एक दिन ये गाय तो इतने सारे गोबर दे रही है। ओह, इनके कितने उपले बनाऊं? बना बनाकर थक गया हूँ।
मुझे कुछ और उपाय देखना होगा। मैं इन गोबर से मेहंदी भी तो बना सकता हूँ। मुझे गयापाल के पास जाना होगा। रामदुलार गयापाल के घर रात को चुपके चुपके चला गया और वहां जाकर उसने देखा कि गयापाल मेहंदी में चुपके से कुछ तो मिलावट का सामान मिला रहा था। इन मेहंदियों में केमिकल मिल गया है। इसे लगाते ही इसकी खुशबू से सब बेहोश हो जाएंगे। तब मैं उनके सारे गहने, पैसे, सारे कीमती सामान उनके घरों से चोरी कर लूंगा। और आजकल फैशन के नाम पर लड़के और बुजुर्ग भी तो मेहंदी लगाते हैं। ये बात सुनकर रामदुलार के होश ही उड़ गए। गयापाल अपने ही गांव में चोरी और चकारी करने के बारे में सोच रहा था। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। ये सरासर अन्याय है। आखिर कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उन मेहंदियों को गोबर के मेहंदियों से बदल दूंगा। और रामदुलार ने ठीक वैसा ही किया। गयापाल की केमिकल नशीली दवाई वाली मेहंदी को गोबर की मेहंदी से बदल दिया। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं थी। गयापाल लोगों के बेहोश होने का इंतजार कर ही रहा था। ओफो, ये क्या मेहंदी दे दी है? इसमें से तो गोबर की बू आ रही है। मेरी शादी में क्या अब मैं गोबर हाथ में लगा के घूमूंगी? हाँ, मैंने तो बस मेहंदी से अपना नाम लिखा और देखो पूरे शरीर से गोबर की बू आ रही है। ये तुमने आखिर क्या कर दिया है? गयापाल, कहाँ है गयापाल? लोगों ने गयापाल को ढूंढना शुरू किया। गयापाल हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये सब कैसे हो सकता है? नशीली मेहंदी गोबर की मेहंदी कैसे बन सकती है? और ये क्या, ये सब बेहोश क्यों नहीं हो रहे हैं? और तब वहाँ रामदुलार अपना बनाया हुआ असली मेहंदी लेकर आता है और गांव वालों से गयापाल की चोरी और नशीली मेहंदी की बात बता देता है। इसीलिए मैं अब ये असली मेहंदी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये आपके हाथ में चढ़ेगा भी और आपके हाथ सुरक्षित भी रहेंगे। वो सब तो होते रहेगा। गयापाल को सजा मिलनी ही चाहिए। आप सब उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने सारे सबूत पुलिस वालों को दे दिए हैं। वो बस यहाँ पर आती ही होगी। तुम आखिर गांव वालों के इतने सगे कैसे बन रहे हो? इन्हीं गांव वालों ने मिलकर तुम्हें गांव से बाहर निकाला था, भूल गए? पुलिस उसे आकर लेकर चली गई। तब रामदुलार ने उन्हें अपनी बनाई हुई मेहंदी दे दी, जिसे सबने हाथों पर लगाया। धन्यवाद रामदुलार भैया, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ये मेहंदी वाकई बड़ी खुशबूदार और अच्छी है। हाँ, मेरी बेटी बड़ी खुश है। जैसे ही लोगों ने इतना कहा, सबकी हाथों की मेहंदी सोने की हो गई और उतने में ही वहाँ पर गौ माता प्रकट हो गई और कहने लगी, वत्स, तुम्हारे गौ पशुओं के प्यार के लिए मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद दिया है। तुम अब से जितनी भी मेहंदी बनाओगे वो सोने की हो जाएगी और तुम्हारा परपंच करना भी समाप्त हो जाएगा। मैं आपके दर्शन पाकर खुश हो गया माता, खुश हो गया। आपका लाख लाख शुक्र है। और क्या था, रामदुलार जितनी भी मेहंदी बनाता सब की सब सोने की हो जाती। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। पूर्वी का एक छोटा सा पार्लर था जिसमें वह सबको सजाने संवारने का काम किया करती थी। एक बार पूर्वी के यहाँ काम करने वाली लड़की कहीं चली जाती है, जिसकी वजह से पूर्वी का काम ठप हो जाता है। उस लड़की के जाने के बाद तो काम जैसे ठप ही हो गया है। इतना काम तो मुझे आता ही नहीं है। अब सीजन भी आ रहा है और मेरे पास कोई लड़की ही नहीं है जो ये सब संभाल सके। पार्लर का काम तो मैं संभाल लूं, पर मेहंदी लगाने वाली कोई होनी चाहिए जो अच्छी मेहंदी लगा सके। आजकल अच्छी मेहंदी बहुत डिमांड में है। पूर्वी, तुम चिंता मत करो। मेरी नजर में एक लड़की है जो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है, पर वो गांव की रहने वाली है और बहुत ही गरीब है बेचारी। हाल ही में उसकी माँ का देहांत हो गया। वो अकेली ही गांव में रहती है। अगर तुम कहो तो मैं उसको अपने साथ शहर ले आता हूँ, जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और उसको आसरा भी मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। तुम कल ही जाकर उस लड़की को यहाँ ले आओ। मैं उसे अपने पार्लर में काम दे दूंगी। इससे मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। राजेश अगली सुबह ही अपने गांव जाकर आंचल से अपने साथ चलने को कहता है। आंचल, मुझे तुम्हारी माँ के देहांत का बहुत ही दुख है। तुम गांव में अकेली रहती हो। तुम्हारा बहुत बड़ा हुनर है कि तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो।
गांव में तुमसे अच्छी मेहंदी कोई नहीं लगाता। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम अपनी मेहंदी लगाने का हुनर शहर में दिखाना। राजेश भैया, तुमने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। मैं यहाँ अकेली पड़ गई थी और मैं कुछ करना चाहती थी, पर मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अच्छा हुआ तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं अभी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। आंचल राजेश के साथ शहर की ओर चल देती है और पूर्वी के पार्लर में मेहंदी का काम करना शुरू कर देती है। उसकी मेहंदी बहुत मशहूर हो जाती है। अब हर कोई उससे मेहंदी लगवाना चाहता है, परंतु पूर्वी से उसकी सफलता बर्दाश्त नहीं होती। वह एक दिन उससे कहती है, आंचल, तुम अच्छी मेहंदी लगाती हो, अच्छी बात है, पर अब कोई भी मेरे पार्लर में नहीं आता। तुम्हारी लोकप्रियता से मेरा पार्लर कम चलने लगा है। तुम अपना जुगाड़ कहीं और देख लो। पर पूर्वी दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपके पार्लर के भरोसे ही अपना गांव का सारा काम छोड़कर आई थी। आप ही मुझे अपने पार्लर से निकाल रही हैं। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए आंचल। एक बार जो मैंने कह दिया, तुम यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जब तक तुम नहीं थी तब तक मुझसे ही सब मेहंदी लगवाते थे, और जब से तुम आई हो तब से हर कोई तुम्हें ही पूछता है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। तुम यहाँ रहोगी तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम यहाँ से चली जाओ। पूर्वी उदास मुंह लेकर पार्लर से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। वह आंचल से कहती है, बेटा, मेरे पैर में कांटा लग गया है, जरा निकाल देना। मुझसे झुका नहीं जाता और ये कांटा बहुत दुख रहा है। अरे माई, इस कांटे ने तो आपके पैर में जख्म कर दिया है। आप भला नंगे पैर इस सड़क पर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं यहाँ वहाँ घूमकर ही अपना गुजारा करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पैरों में चप्पल पहन सकूं। इसी वजह से मैं नंगे पैर घूम रही थी और मेरे पैरों में कांटा लग गया। कमर से झुका नहीं जाता बेटा, इसी वजह से कांटा निकालने में असमर्थ हूँ। तुम मेरी मदद कर दो। तुम तो एक अच्छी लड़की दिखती हो। हाँ हाँ, मैं अभी आपके पैर का कांटा निकाल देती हूँ। आंचल बुढ़िया के पैर से कांटा निकाल देती है और अपने पैरों की चप्पल भी उस बुढ़िया को पहनने के लिए दे देती है। बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बेटा, तुम सच में नेक लड़की हो। तुमने मेरे पैर का कांटा निकाला और अपनी चप्पल भी दे दी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास एक मेहंदी की कीप है। ये तुम अपने पास रख लो। मैं इस मेहंदी की कीप का क्या करूंगी? एक जगह काम मिला था, वो भी हाथ से चला गया। आखिर एक मेहंदी की कीप कितनी चल सकती है? आंचल बेटा, ये कोई मामूली मेहंदी नहीं, बल्कि एक जादुई मेहंदी की कीप है। क्या? सच में? ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी और जिस तरह का डिजाइन तुम अपने दिमाग में सोचोगी, वैसा डिजाइन मेहंदी की कीप अपने आप लगा देगी। और हाँ, ये मेहंदी की कीप जिस कुंवारी लड़की को लगेगी, उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। आंचल उस मेहंदी से लोगों के हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। सभी उसकी लगाई हुई मेहंदी से बहुत खुश होते हैं और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है। अब हर कोई आंचल से ही मेहंदी लगवाना चाहता है। सच में हाथ का हुनर कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने आंचल को अपने पार्लर से बेशक निकाल दिया, पर उसका हुनर उसके साथ रहा। उसने अपने हुनर से सबका दिल जीत लिया है और अपने बलबूते पर अपना काम भी कर रही है। मुझे सच में अपने किए पर पछतावा है। अगर मैं उसे अपनी दुकान से नहीं निकालती तो आज मुझे उसकी मेहंदी लगाने से बहुत मुनाफा होता। पूर्वी अपने किए पर पछताती है। वहीं दूसरी ओर आंचल सभी को मेहंदी लगाती है और उसे मिलने वाले पैसों से सबकी मदद करती है तथा उसने कई गरीब लड़कियों को मुफ्त में मेहंदी लगाने की कला सिखाना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि हर लड़की में काबिलियत होती है, बस जरूरत है तो उस लगन को पहचानने की। बेटा,
तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारे हाथ से जिस कुंवारी लड़की के हाथों पर मेहंदी लग जाती है, उसके हाथ जल्दी ही पीले हो जाते हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने जिन भी लड़कियों को मेहंदी लगाई है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब तो ऊपर वाले का करम है। पर हाँ, मेरी ये सोच है कि हर लड़की को अपने हुनर के अनुसार काम करना चाहिए। सबके अंदर एक काबिलियत होती है। मैं तो बस उन लड़कियों की काबिलियत को सामने लेकर आई हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं किसी लड़की को कुछ सिखाती हूँ और वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। आंचल इसी तरह से सबकी मदद करते हुए अपना जीवन यापन करती रहती है। आज रुखसाना निकाह करके अपने पति रफीक के घर आ रही है। रुखसाना एक अनाथ थी जिसे उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था और रफीक के परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। निकाह के बाद रुखसाना बहुत खुश थी क्योंकि रफीक उसे कहीं न कहीं घुमाने ले जाया करता था। चलो रुखसाना, पानी पूरी खाते हैं। रफीक रुखसाना की मन की बात जान लेता था और इसीलिए रुखसाना बहुत खुश थी। रफीक सऊदी में काम किया करता था और भारत 3 महीने की छुट्टी पे आया था। अब उसकी छुट्टियां खत्म और रफीक वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब रफीक को जाना था। रुखसाना ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अरे पगली, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। 2 साल बाद वापस लौट आऊंगा। 2 साल बाद? 2 साल तो यूं बीत जाएंगे। रुखसाना बेटी, किसी को रोते हुए विदा नहीं करते, चलो हंस दो। रुखसाना ने अपने आंसू पोंछे और रफीक सऊदी के लिए निकल गया। 1 महीने बाद रुखसाना डॉक्टर के पास गई। मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। रुखसाना की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो दौड़ती हुई पीसीओ के पास गई और उसने अपने पति को फोन लगाया। मुबारक हो। क्या? मुबारक हो, आप अब्बा बनने वाले हो। क्या? ये खबर सुनकर रफीक भी बहुत खुश था। अब से रुखसाना की सास उसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखने लगी। 9 महीने बाद रुखसाना ने खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। अम्मी, क्या अब भी वो नहीं आएंगे मुन्नी का चेहरा देखने? बेटी, तुम्हें क्या लगता है रफीक का मन नहीं होगा अपनी बेटी को देखने का? लेकिन उसका काम ही ऐसा है। वो 2 साल से पहले नहीं आ सकता और अब तो सिर्फ 1 साल बचा है। वो जल्दी ही लौट आएगा। रुखसाना बेटी के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन रफीक की नामौजूदगी से दुखी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और आखिर वो दिन भी आ गया। रुखसाना, अम्मी। आपकी बेटी बिल्कुल तुम पे गई है। वैसे तुमने इसका नाम क्या रखा है? अभी तक नाम नहीं रखा, सोचा तू आएगा तो तू रखेगा। हम इसे प्यार से मुन्नी बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हीना। बहुत अच्छा है। रफीक के लौटते ही रुखसाना वापस खुश हो गई। इस बार रफीक रुखसाना के साथ अपनी बेटी हीना को भी घुमाया करता था, लेकिन इस बार यह खुशियाँ बहुत छोटी थीं। 2 महीने बाद रफीक को वापस जाना पड़ा। एक बार फिर रुखसाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ महीनों बाद एक बार फिर डॉक्टर ने रुखसाना को खुश खबर सुनाई। इस बार जब उसने पीसीओ से रफीक को कॉल लगाया। सलाम वालेकुम, क्या मैं रफीक से बात कर सकती हूँ? मोहतरमा, वो तो यहाँ नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कब आएंगी? उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी। अब पता नहीं वो कहाँ काम कर रहे हैं। क्या?
रुखसाना ने फोन कट कर दिया, लेकिन उसे चिंता सताने लगी। वो अपनी सास के पास गई और रोने लगी। तू फिक्र मत कर, वो खुद ही हमें फोन करेगा। लेकिन उनकी नौकरी, ये भी तो हो सकता है उसे कोई बेहतर नौकरी मिली हो। क्यों फिजूल रो रो कर जी जला रही है? अम्मी की बात सुनकर रुखसाना ने रोना बंद कर दिया। वो रफीक के फोन का इंतजार करने लगी। कई महीने बीत गए, रफीक का कोई पता ठिकाना नहीं। अब अम्मी भी परेशान थीं। ये अजीब है, कम से कम हर महीने वो एक फोन तो करता ही था। रुखसाना ने कई बार रफीक की पुरानी कंपनी में फोन लगाया, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। रुखसाना को दूसरी भी लड़की हुई। रुखसाना उससे बहुत खुश थी, लेकिन रफीक से कांटेक्ट ना होने से दुखी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। ना रफीक का फोन आया, ना मनी ऑर्डर। अम्मी, अब तो पैसे भी खत्म हो चुके हैं। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब घर कैसे चलेगा? मैं कोई काम ढूंढ लूं? तेरी बिटिया बहुत छोटी है, तेरे बगैर नहीं रह पाएगी। मैं ही कोई काम ढूंढती हूँ। नहीं अम्मी, हम कोई ऐसा काम ढूंढते हैं जो हम घर में मिलकर कर सकें। पर ऐसा क्या? दोनों सोचने लगीं। अम्मी, मैं मेहंदी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरी मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा आता है। क्यों ना हम मेहंदी बनाकर बेचें? हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। रुखसाना की सास ने बाजार से मेहंदी के पत्ते खरीद लिए। रुखसाना ने उसे पीसा, उसमें कुछ नीलगिरी का तेल मिलाया और उन्हें मेहंदी के कोन में भरने लगी। जब मेहंदी के कोन तैयार हो गए, तब रुखसाना की सास उन्हें बाजार में एक दुकानदार को बेचने चली गईं। अब से यही उनकी आमदनी का जरिया बन गया था। रुखसाना मेहंदी बनाती और सास बेचा करती थी। पिछले 10 साल से रुखसाना और उसकी सास यही काम कर रही हैं और रफीक का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं। पोरीवल गांव में ये शांति देवी का घर था, जहां उसका बेटा, बहू और पोती थी। वो उन्हीं के साथ रहती थी। पोती नैना 17 साल की थी। उसे आर्ट में बहुत दिलचस्पी थी। अपने घर की सारी दीवारें वो रंगती रहती और उसमें कलाकारी करती रहती, लेकिन दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। बस 1 साल और, फिर तेरी शादी करा देंगे। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं आगे की पढ़ाई करूंगी। अगर तेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो तू पढ़ सकती है। दादी की बातों से डर के नैना अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। उसके पापा उसके पास गए और कहा, अरे 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 अरे, शांत हो जा बेटा, चिंता मत कर। तुझे आगे पढ़ना है तो हम लोग पढ़ाएंगे तुझे। पापा की बातें सुनकर नैना शांत हो जाती है। अगले दिन नैना किसी दुकान के पास से गुजर रही होती है। वो देखती है कि वो टैटू बनाने की दुकान थी। नैना ने इतनी अलग और सुंदर कलाकारी कहीं नहीं देखी थी। वो उस दुकान के अंदर गई और उसने देखा कि ये तो बॉडी पर डिजाइन बनाते हैं। उसे ये जगह काफी अलग लगी। क्या आप मुझे सिखाएंगे? सिखाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन तुम यहाँ आकर देख सकती हो, और कभी टाइम मिला तो तुम्हें कुछ टिप्स दे सकता हूँ। नैना बहुत खुश हो गई और वो रोज वहाँ जाने लगी। उसने बड़ी मेहनत और फोकस होकर डिजाइन्स देखी और सीखने भी लगी। बहुत जल्द ही वो कस्टमर्स को भी हैंडल करने लग गई। ओनर उससे बहुत खुश हुआ। अब वो उसे थोड़े पैसे भी देने लगा और खुश होकर उसने भी एक टैटू बनवा लिया। वो जब घर पहुंची तो उसकी दादी ने उसे देखा और बहुत डांटा। ये क्या कर दिया तूने? कहाँ से बनवा के आई है? और तो और पूछा भी नहीं घर में। दादी, इसे टैटू कहते हैं। जैसे हम मेहंदी बनवाते हैं ना, ये वैसे ही है। अब कभी नहीं जाएगी बाहर तू। जाने दीजिए ना, बच्ची है। कोई बच्ची नहीं है, बहुत हुआ। इसकी शादी करा दो, मैंने लड़का देख लिया है। नैना को ये सब सुन के बहुत हैरानी होती है, लेकिन इस बार दादी ने बहुत जिद की, जिसे कि नैना के पापा भी नहीं रोक पाए।
नैना की शादी हो गई। उसके ससुराल में उसे सिर्फ घर का काम करना होता था। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, सुनिए, मैं शादी से पहले टैटू आर्टिस्ट थी, क्या मैं वो काम अब भी कर सकती हूँ? अरे तुम्हें काम करने की कहाँ जरूरत है, घर का काम ही इतना है, थक जाओगी, मैं संभाल लूंगा। वो दुखी रहने लगी, लेकिन उसकी डिजाइन्स की प्रैक्टिस रुक ना जाए इसलिए उसने मेहंदी बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही गांव की सारी औरतें उससे मेहंदी बनवाने लगी और साथ ही साथ वो हाथ या कमर या गर्दन सबके ऊपर एक छोटी डिजाइन बना के देती जो सबको बहुत पसंद भी आती। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन नैना को खबर मिली कि उसके पिताजी नहीं रहे। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसको विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन वो मायके में ही रुकी। अब दादी और माँ कैसे रहेंगे, इस चिंता में उसने अपने पति से बात की। सुनिए, माँ और दादी अब अकेले पड़ गए हैं, क्या हम उनको साथ रख सकते हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो, हम कैसे रख सकते हैं? हमारी तो इतनी कमाई भी नहीं, मुझे मेरा घर भी तो देखना है। तुम चिंता मत करो, सासू माँ और दादी खुद का ध्यान खुद रख लेंगी। ये सुनकर नैना से रहा नहीं गया। कैसी बातें कर रहे हैं, उन दोनों का ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा ना हम नहीं रखेंगे, तुम्हें अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा रही, आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं आ रही हूँ। और उसका पति वहाँ से चला गया। दादी बहुत गुस्सा हुई नैना के इस फैसले पर। लो, अब इसे भी पालो। बेटे के जाने का दुख क्या कम था जो तू भी आ गई यहाँ रहने? नैना ने दादी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बेटा, तुझे अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए था, अब क्या करेंगे? माँ, मैंने सोचा है कि मैं टैटू की दुकान खोलूंगी। कैसी बात कर रही है नैना, भला यहाँ कौन बनवाएगा टैटू? बनवाएंगे माँ, मैं साथ में मेहंदी का भी काम चालू रखूंगी। नैना ने अपने घर के आगे वाले कमरे में अपनी नई दुकान खोल ली और जो भी मेहंदी लगवाने आता उनको वो एक छोटा सा टैटू बनाकर फ्री में देती, तोहफे के तौर पर। सभी इस नई कला को देखकर बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे गांव के नौजवान नैना के पास टैटू बनवाने आने लगे। जैसे ही दूर गांव में टैटू आर्टिस्ट की खबर पहुंची, बाहर से भी लोग आने लगे। नैना का घर अब अच्छे से चलने लग गया था और वो फेमस भी हो रही थी। दादी भी अब खुश थी उसकी तरक्की देखकर। एक दिन उसका हस्बैंड आया। अरे तुम्हारा नाम तो दूर दूर तक फैल रहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। चलो घर में मेरे साथ, वहाँ तुम काम कर सकती हो, फिक्र मत करो। नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। आपने मेरे मुश्किल वक्त पर मेरा साथ देने की जगह मुझे छोड़ दिया। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, आप चले जाइए यहाँ से। नैना खुद अकेले सब संभाल रही थी। गांव की पहली टैटू शॉप की बात फैलने के बाद नैना को अवार्ड भी मिल गया था। उसके बाद उसे कई और मेडल और अवार्ड्स मिले उसके इस अचीवमेंट के लिए।